हेलो एवरीवन। मैं हूं जसकरण सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले आईसीपीसी अमृतापुरी 2022 क्वालिफायर राउंड के प्रॉब्लम्स। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक सीनियर करके वेंचर है, उसका एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, डीसी सीनियर डीसीडी, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस सर्वर पे हम हर कॉन्टेस्ट के बाद एक डिस्कशन करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है उससे ज्वाइन कर सकता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी टीम का सेकंड रैंक आया था। पैराडाइम शिफ्ट नाम की टीम है। हमने सारे 6 के 6 प्रॉब्लम्स कर लिए थे। तो अब मैं ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, जिसके सबसे ज्यादा सबमिशन। तो ये था, इसमें था कि दो स्ट्रिंग्स दे रखे हैं और स्ट्रिंग में ऐसे स्ट्रिंग्स की लेंथ 5 है। ठीक है। एक स्ट्रिंग है अपवर्ड्स की, एक स्ट्रिंग है डाउनवर्ड्स की। तो स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स दिए हैं, पांचों कैरेक्टर्स इनमें से कोई डिजिट होगी 1357। और इनका ना उस हिसाब से लिखा हुआ है कि अपवर्ड पे कितना प्लस हो रहा है और डाउनवर्ड पे कितना माइनस हो रहा है। जैसे फर्स्ट, अगर ये यहाँ पर 1 है तो 1 का +1 और -1। अगर डाउनवर्ड वाली स्ट्रिंग में तो -1, अपवर्ड वाली स्ट्रिंग में तो +1। और 3 वाले का अपवर्ड वाली स्ट्रिंग में तो +4, डाउनवर्ड वाली स्ट्रिंग में तो -4। तो ऐसे ही 5 और 7 वाले का भी ऐसे ही है। तो जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग दे रखी है, इधर 3313। तो मैं ये केस उठा लेता हूँ एक बार। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पहली वाली स्ट्रिंग है उसमें 3 3 और 1 3 दे रखा है। तो 3 वाले केस में क्या दे रखा है, 3 वाले केस में दे रखा है कि कितना अपवोट होगा, +4। और 1 वाले केस में क्या होगा, +1। तो मैं वो यूज करूंगा। तो पहली वाली स्ट्रिंग है अपवोट की, तो कितना अपवोट हो रहा है, 3 के लिए कितना हो रहा है, +4। फिर से एक और 3 है तो +4, फिर +1 है तो +1, फिर एक और है तो एक और 1 है तो +1, फिर से +4। अब मैं नीचे वाली स्ट्रिंग पे आ जाता हूँ। नीचे वाले में है 7 और 3 का कॉम्बिनेशन। तो 3 वाले का यहाँ पर -4 है डाउनवोट में, और 7 वाले का -9 है। यही दो तो नंबर है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -9, -4, -9, -9 और -9। तो अगर आप देखोगे इस पूरे का सम निकालना है मुझे, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। और इन सब का 14 -9 5, 5 -4 1, 1 -9 -8 -17 और -25। तो इसका निकल गया -25 नहीं, माय बैड, -26 आना चाहिए। और मैंने गलत कैलकुलेट किया शायद। तो ये 14 है पूरा। और ये 36 + 4 38। हाँ, 14 -38, 14 नहीं, हाँ 14 माइनस, सॉरी 40 है, 40, इसका सम 40 है। तो 14 -40 इज -26। तो -26 इजीली आ जाता है। अगली स्ट्रिंग में भी ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है मैप से। तो एक बार इसके सबमिशन देख लेता हूँ। सबमिशन में से कोड आपको दिखा देता हूँ अपना। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कोड है, कुछ ज्यादा खास है नहीं है। मैंने एक अरे बना लिया है एक्चुअली, 1 3 5 और 7 ही है ना इसमें नंबर। तो मैंने अरे बना लिया है 8 साइज का। उसमें A of 1 मैंने 1 स्टोर किया। 1 क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों की +1 या -1 हो रहा है। 3 के लिए +4 या -4, 5 के लिए +6 या -6, 7 के लिए +9 या -9। तो मैंने इन चारों वैल्यूज के लिए स्टोर कर लिया है अरे में। और बस मैंने दोनों स्ट्रिंग्स पे क्या, दोनों स्ट्रिंग S और R की तरह ली है। और मैंने आंसर में क्या प्लस किया, मतलब अपवर्ड वाली स्ट्रिंग के लिए प्लस किया और डाउनवर्ड वाली स्ट्रिंग के लिए माइनस किया, सिंपल। तो S of i -48 का क्या मतलब है, S of i एक्चुअली ये स्ट्रिंग है। तो एस जीरो की एस का वैल्यू 48 होती है, तो 1 की 49, ऐसे ऐसे चलता रहता है, 50 51। तो मैंने -48 कर दिया, इससे मेरे पास नंबर आ जाएगा, S of i -48 नंबर आ जाएगा। तो उससे मैंने ए ऑफ ये निकाला जो कि वैल्यू है। तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैं बस आंसर प्रिंट कर दूंगा एंड में। तो ये है इसका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, सी वाली का। अ, हाँ, इसका डिस्कशन हो चुका है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ खास है नहीं है। अब मैं आता हूँ सेकंड सबसे इजिएस्ट प्रॉब्लम पे, जोर सॉर्ट। तो इसमें क्या था, इसमें एक अरे दिया हुआ है एन टीचर्स का। एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं हम, दो इंडेक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, आई और जे। और जब हमने आई और जे सेलेक्ट किया तो उस पर एक ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन ये है कि ए ऑफ आई चेंजेस टू ए ऑफ आई और ए ऑफ जे।
और हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे 4 into n ऑपरेशन कर सकते हैं, और हमें क्या करना है, उस अरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, यानी कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें ऐसे 4 into n से ज्यादा ऑपरेशन करने नहीं, पर ऐसे ऑपरेशन करने हैं। तो बेसिकली ये ऑपरेशन है, लाइक आई कॉमा जे सेलेक्ट किया तो क्या होगा, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई जॉर ए ऑफ जे, है ना। तो ये ऑपरेशन है। अब हम हमें इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करना है। मैंने क्या सोचा, एक्चुअली जो मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं इन ऑपरेशन की हेल्प से। वो कैसे, अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा यहाँ पर। पहले मैं आई कॉमा जे पे एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई जॉर ए ऑफ जे। फिर मैं जे कॉमा आई पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो ए ऑफ जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ आई। एक्चुअली मैं ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को कुछ एक्स और वाई मान लेता हूँ। एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ आई और वाई इक्वल्स टू ए ऑफ जे, ताकि आपको देखने में आसानी हो क्या हो रहा है। तो जब मैंने पहला ये नीचे रख देता हूँ, हाँ, जब मैंने पहला ऑपरेशन किया यहाँ पर, तो क्या होगा, ए ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स जॉर वाई, है कि नहीं, क्योंकि अभी ए ऑफ जे की वैल्यू वाई है और ए ऑफ आई की वैल्यू एक्स है। इस ऑपरेशन में क्या होगा, इसमें होगा ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ आई जॉर ए ऑफ जे। तो ए ऑफ आई की क्या वैल्यू है, एक्स जॉर वाई, और ए ऑफ जे की क्या वैल्यू है, वाई। तो ये इसका इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स। तो अभी मेरा ए ऑफ जे इक्वल टू एक्स हो गया, है कि नहीं। तो हाँ, तो ये तो बहुत ही सिंपली यहाँ पर ए ऑफ जे इक्वल टू एक्स आ गया। फिर मैंने एक और ऑपरेशन किया ए कॉमा जे, तो उसमें क्या हुआ, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे जॉर ए ऑफ आई। तो उसकी वैल्यू क्या है, एक्स जॉर वाई है। ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है, एक्स जॉर ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, एक्स जॉर वाई। तो ये इक्वल टू वाई आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, ए ऑफ आई कन्वर्ट वाई की इक्वल हो गया, ए ऑफ जे एक्स की इक्वल हो गया। तो एक तरह से ये दोनों स्वैप हो गए ना, क्योंकि ए ऑफ आई इनिशियली एक्स के इक्वल था और ए ऑफ जे इक्वली इनिशियली वाई के इक्वल था, और ये दोनों स्वैप हो गए तीन ऑपरेशन में, वो भी। तो अगर तीन ऑपरेशन में मैं किसी भी दो नंबर को स्वैप कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी अरे को सॉर्ट करना है, तो कितने स्वैपिंग ऑपरेशन लगते हैं मैक्स टू मैक्स, अगर देखे तो n-1, n-1 से ज्यादा स्वैपिंग ऑपरेशन लगते ही नहीं है। तो अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने में, n-1 into 3, जो कि 4 into n से कम है। तो ये तो बहुत ही सिंपली हो गया। अब हमें बस ये देखना है कि हम इन्हें ऑपरेशन किन किन नंबर्स पे करने वाले हैं, वो कैसे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अरे में तो स्टोर कर ही रखे, हम एक और पेयर ऑफ अरे बनाएंगे, जिसमें मैं इंडेक्स और अरे स्टोर कर अरे की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, पेयर इन कॉमा इंट, एक पेयर बना लूंगा, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा, वेयर फर्स्ट इज वैल्यू एंड सेकंड इज इंडेक्स। इसको मैं सॉर्ट करने वाला हूँ पेयर को। सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, जो एलिमेंट पहले नंबर पे आएगा उसको फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है, और इसकी जो डॉट सेकंड वाली वैल्यू होगी वो एक्चुअली होगी वो किस इंडेक्स पे है। तो मुझे ये पता चल जाएगा इन दोनों इंडेक्सेस को स्वैप करना है, पहले इंडेक्स और इस इंडेक्स को स्वैप करना है। ठीक है, मुझे एक चीज ये पता चल जाएगी। तो मैं ऐसा करूंगा, हर जीरो से लेकर हर इंडेक्स तक जाऊंगा और देखूंगा उसको किस इंडेक्स से मुझे स्वैप करना है। तो मैं 1 by 1 ऐसे स्वैप करता रहूंगा। बट बात ये है, इसको हमें दिक्कत ये हो सकती है कि हमने किसी ऐसे को स्वैप कर दिया जो कि लाइक पहले स्वैप नहीं होना चाहिए था। इसके लिए एक मेथड, एक बहुत सिंपल मेथड ये होगा, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, 2 1 4 3। तो अगर आप सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर इनके इंडेक्सेस देखोगे तो वो क्या होंगे, 2 1 4 3। अरे मतलब इंडेक्सेस है, लाइक वन वन फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए था, तो वो इंडेक्स है बेसिकली। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स को स्वैप करना है यहाँ पर, मैं वो तो कर दूंगा। पर अब मैं सेकंड पे गया तो मैं दोबारा स्वैप तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि एक बार कर चुका हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक बूलियन वेक्टर बना रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि ऑलरेडी स्वैप हो चुका है कि नहीं, एक तो ये चीज। और एक और चीज यहाँ पर, एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर ये वाला अरे होता, ये होता, तो इसमें कन्वर्ट होने वाला है, और इनके इंडेक्सेस भी ऐसी है, 3 1 2 3 2 1 4। तो सबसे पहले तो किसको स्वैप करना है, 1 और 3 को स्वैप करना है। उसके बाद
टू और वन को स्वैप, मतलब अगर मैं इस पे जाऊंगा तो एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ अरे को, 1 2 3, हाँ ये कर रहा हूँ, सॉरी माय बैड, हाँ ये कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरा अरे है 3 1 2 4, ठीक है। मैंने 1 और 3 को स्वैप किया, अब मेरे को क्या करना है, मैं सेकंड इंडेक्स पे हूँ, तो 2 और 1 को स्वैप करना है मुझे बेसिकली। मैंने 2 और 1 को स्वैप किया, बट दिक्कत ये है, मैंने 1 और 3 को जब स्वैप किया तो यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया। तो जब मैं 2 और 1 को, एक मिनट, हम, हाँ, तो जब मैं 2 और 1 को स्वैप कर, 2 को 1 से करना है, एक मिनट, 1 और 3, हाँ, तो 2 और 1 से कर रहा हूँ, तो दिक्कत ये है कि वापस स्वैप स्वैप बैक हो जा रहा है। जहां पर मैं एक्चुअली 3 3 और 1 को स्वैप कर रहा हूँ, तो 1 का इंडेक्स 2 था, तो मैंने इन दोनों को स्वैप किया। अब मैं दोबारा से 2 और 1 पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो ये वापस स्वैप बैक हो जा रहा है, जो कि दिक्कत है। तो हमें क्या करना है, जब मैंने 1 और 3 को स्वैप किया, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली 1 का देखना है कि 1 कौन से इंडेक्स, सॉरी, हाँ, ये जो 1 पोजीशन है, इसके नेक्स्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर देखोगे यहाँ पर 3 को मुझे 1 से स्वैप करना है, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो अब मैं 1 को देखूंगा, जो 1 वाला है वो कौन सी पोजीशन पर है, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, मैं ये देखूंगा थर्ड पोजीशन पर कौन सा है। अभी मैंने जीरो पोजीशन पर देखा, फर्स्ट पोजीशन पर देखा, वो वहां पर थर्ड नंबर है। अब मैं थर्ड पोजीशन पर देखूंगा कौन सा नंबर है, थर्ड पोजीशन पर देखोगे तो सेकंड नंबर है। तो मैं 3 और 2 को स्वैप करूंगा। अगर मैं ऐसे स्वैप करूंगा तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो एक चेन में जा रहा है, और मुझे चेन बना के रखनी है। बात ये है, मैंने 3 और 2 को स्वैप किया, उसके बाद अब 2 को कहाँ पे जाना है, सॉरी, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा, सेकंड इंडेक्स पे फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है। तो मैं 2 और 1 को स्वैप करूंगा उसके बाद। 2 और 1 को किया, तो एक तरह साइकिल कंप्लीट हो गई। और अगर आप देखोगे नॉर्मली, अगर आप किसी भी अरे का ऐसे बनाने की कोशिश करोगे, तो कुछ साइकिल्स ही आएंगी। मतलब ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइकिल है, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी साइकिल है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 साइकिल है, एक ये वाली 1 2 3 वाली साइकिल, और एक 4 4 4 वाली साइकिल, क्योंकि ये अकेले आपस में साइकिल बना रही है। तो जितनी साइकिल्स होंगी ना, साइकिल साइज -1, उतने ऑपरेशन लगेंगे हर साइकिल पर। जैसे इस पर टोटल कितने स्वैप चाहिए, मुझे 2 स्वैप चाहिए। मैं 2 और 1 को स्वैप नहीं करने वाला वापस, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर 2 और 1 को स्वैप कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे 2 और 1 को स्वैप नहीं करना, 1 और 3 को किया, 3 और 2 को किया, और मेरा काम हो गया। एक चेन बाय चेन मैंने स्वैप कर लिया, तो इससे मेरा सारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। मतलब बहुत सिंपली, अगर आप नॉर्मल अरे भी देखोगे किसी में, 3 2 3 4 1, तो मैं सबसे पहले क्या, किन दोनों को स्वैप करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं 2 को यहाँ पर लाना चाहूंगा, 2 को 3 की जगह, फिर 3 को 4 की जगह, फिर 4 को 1 की जगह, है ना। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड, हाँ, तो ऐसा होगा, स्वैपिंग ऑपरेशन कैसे होंगे। तो एक्चुअली मैं ये देखूंगा कि हाँ फर्स्ट 1 कहाँ पे है, तो मैं सबसे पहले 1 और 2 को स्वैप करूंगा। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 2, फिर मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर, तो 2 को किससे स्वैप करूंगा, 4 से। तो 1 3 1 3 2 4, अगले स्टेप में क्या करूंगा, 2 को 3 से स्वैप करूंगा, 1 2 3 4, तो 3 स्टेप में हो गया। कैन यू जस्ट टेक एग्जाम्पल लाइक 8 5 6 9? Okay, sure, sure. I'll take that example. 8 5 6 9। तो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, और इसका 4 होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा, सिंपली थर्ड एलिमेंट को यहाँ पर लाने को, सॉरी, थर्ड एलिमेंट, सॉरी, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर है, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा बेसिकली। तो 3 और 1 को सॉल्व करूंगा, तो 1 3 2 4। फिर उसके बाद हाँ, ये कहाँ पर आना चाहिए, सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, ये, तो 1 2 3 4। तो बेसिकली ये 2 स्टेप में सॉर्ट हो जाता है। अगर मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊँ तो,
इसका मैंने सॉल्यूशन ऐसे किया, मैंने पहले पेयर बनाया और पेयर में फिर सॉर्ट कर दिया, और इसमें मैं पूरे सारे ऑपरेशन शुरू करने वाला हूँ अपने, ऐसा। तो अगर देखोगे इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक बूलियन वेक्टर ले लिया जो मेरा ये स्टोर कर रहा है कि इस एलिमेंट को विजिट कर चुका हो कि नहीं। तो आई से 0 से लेकर एन तक गया, अगर तो ये विजिट है तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो आगे जाऊंगा। और इसको मैं 1 फ्लैग कर रहा हूँ, और मैंने एक वेरिएबल के लिए अभी स्टार्टिंग इंडेक्स किया। तो पी ऑफ के डॉट डॉट सेकंड क्या बताता है कि इसको किस इंडेक्स पे जाना है, मतलब कौन से इंडेक्स वाला नंबर चाहिए। तो जब तक ये पी ऑफ के डॉट सेकंड वापस आई के इक्वल नहीं होता तब तक मैं चलता रहूंगा, क्योंकि एक बार आई के इक्वल हो गया इसका मतलब ये है कि साइकिल कंप्लीट हो गई। तो जैसे साइकिल कंप्लीट होगी मैं उसको ब्रेक करूंगा। तो मुझे साइकिल कंप्लीट होने से पहले तक उसको ये ऑपरेशन करने हैं। तो ये 3 ऑपरेशन में स्वैप हो रहा है, तो मैं बेसिकली स्वैप कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं ये 2 इंडेक्सेस पे जो भी नंबर थे इन दोनों को मैंने स्वैप किया, और मैंने के को पी ऑफ के डॉट सेकंड के इक्वल कर दिया। यानी कि अब मैं अगले इंडेक्स में देखूंगा कि उस इंडेक्स पे क्या है जिससे मुझे स्वैप करना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है, और मैंने एंड में ये प्रिंट कर दिया। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो इस वाले क्वेश्चन में तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ। तो डाउट नहीं है तो मैं ए वाले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें दे रखा है एक ग्राफ दे रखा है, कनेक्टेड ग्राफ। तो उसमें एम एजेस है, और ऐसा है कि हमें एक सेट चूज करना है उस ग्राफ में, सेट ऑफ वर्टिसेस, और सेट का साइज क्या होना चाहिए, सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, मतलब सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन लेस देन इक्वल टू दिस होना चाहिए। और हर वर्टेक्स के लिए, और ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं उनके लिए ये ट्रू होना चाहिए कि जो भी वर्टेक्स मेरे सेट में है उनसे उसका डिस्टेंस सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन से कम होना चाहिए। अगर मैं इजीली समझाऊं तो मान लो मेरा एक ग्राफ है ऐसा, 1 2 1 3 1 4, ऐसा मेरा ग्राफ है। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2, के इक्वल्स टू 2, ये स्क्वायर रूट है। तो मुझे इसमें से 2 नंबर चाहिए सबसेट में, ज्यादा 2 नंबर रखने हैं, ताकि जो भी एलिमेंट है सेट में उनका डिस्टेंस इस वर्टेक्स किसी भी वर्टेक्स से सेट में जो भी जितने भी वर्टेक्स हैं उनसे लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सील ऑफ एन ओ, सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन ओ। तो सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन के इक्वल टू 2 ही है। तो मैं मान लो मैंने 1 ले लिया, इसमें सेट में 1 ले लिया। अगर मैं सबका डिस्टेंस देखूं तो 2 का डिस्टेंस 1 से 1 है, 3 का डिस्टेंस 1 से 1 है, 4 का डिस्टेंस 1 से 1 है, और 1 का डिस्टेंस 1 से 0 है ये। तो सारे स्क्वायर रूट ऑफ एन के अंदर है, और सेट का साइज भी 2 से कम है, और डिस्टेंस भी सबका 2 से कम है। तो मेरा ये वैलिड आंसर हो सकता है, ये एक वैलिड आंसर हो सकता है, मेरा सेट ये हो सकता है, सेट इक्वल्स टू दिस। और भी वैलिड आंसर हो सकते हैं, और वैलिड आंसर क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैं सेट में 2 नंबर ले सकता हूँ, तो मैं इसके अलावा कोई भी एक नंबर ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। मतलब 1 2 ले लिया, और अकेला 2 लिया तब भी हो जाएगा, क्योंकि अगर देखोगे 2 से 3 का डिस्टेंस क्या है, 2, 2 का 4 से डिस्टेंस क्या है, 2। तो वो भी लेस देन इक्वल टू सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन है, तो मैं 2 भी ले सकता हूँ अकेला। तो ये इस तरह से हमें सेट बनाना है, पर हमें ये ढूंढना है कि कौन कौन से नंबर लें ताकि हो जाए ऐसा। तो इसका लाइक अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, ऐसा कुछ ग्राफ, मैंने ऐसे एजेस ले लिए इसके। अब देखो कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है कि ये हमेशा कनेक्टेड ही है, मैं मतलब कुछ भी ऐसा कुछ साइकिल हो सकती है इसकी। तो मैं किस ये तो पक्का है कि मैं किसी भी ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन बैक एजेस को इग्नोर मार सकता हूँ बेसिकली। अगर इन बैक एजेस को इग्नोर मार दिया, मैंने इसको ट्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इस वाले एज को इग्नोर मार देता हूँ तो ये ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं किसी भी ग्राफ को ट्री में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल सा नोशन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं एक्चुअली ग्रीडीली सिलेक्ट करने वाला वर्टिसेस। जब तक रूट एंड डिस्टेंस नहीं होता तो जब जैसे ही मेरा सील ऑफ रूट एंड डिस्टेंस होगा तो मैं वो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूंगा, बेसिकली ये करूंगा। जैसे और मैं जाऊंगा भी नीचे से, जैसे मैं नीचे से गया, मान लो किसी वर्टेक्स की हाइट सील मतलब जो के है, एक्चुअली मैंने के रख रखा है ना उसे यहाँ पर, के इक्वल्स टू सील ऑफ रूट ऑफ एन। तो मैं के अगर इक्वल है, अगर हाइट के इक्वल हुई किसी भी वर्टेक्स की, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली उसको ले लूंगा ग्रीडीली।
नीचे से, मतलब ऐसे मान लो यहाँ पर ये वाला केस ले लें अगर, इसमें कितने वर्टेक्स है, 6, 6 का सील क्या है, 3, तो इसकी हाइट 1 है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 होती है, तो मैंने ये वर्टेक्स ले लिया। और हाइट कैसे कैलकुलेट होती है, मैक्सिमम ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल द सब ट्री, मतलब जितने भी यहाँ पर इसकी जो हाइट थी, इसकी जो हाइट थी, उनका मैक्सिमम लिया और +1 किया, तो इसकी हाइट आ गई। तो मान लो इसकी हाइट तो 2 है, मान लो हमें 2, मतलब सील उसका 2 होता, k = 2 होता, तो मुझे ये वर्टेक्स लेना पड़ता, ये वाला वर्टेक्स मैं ले लेता। और ये वर्टेक्स ले लिया, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जो ऊपर वाला जो नोड है ना, उसके लिए अब ये सारा तो खत्म हो गया, इस ट्री को हमें देखना ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें मेरा सोल्यूशन मुझे मिल चुका है। तो मुझे बाकी जो भी वर्टिसेस है उनको इग्नोर मारना है, क्योंकि उन सबका डिस्टेंस जो है वो <= सील ऑफ दिस हो चुका है। देखो, अगर जब जब मैं हाइट के इक्वल लेता हूँ ना, तो क्या होता है, सब जितने भी उसके नोड्स है ना, उसका डिस्टेंस <= के ही होने वाला है, क्योंकि हाइट के है। इवन एक्चुअली <= k-1 होने वाला है, देखोगे तो सारे नोड्स का, तो कोई दिक्कत ही नहीं उसको सिलेक्ट करने में। एक बार मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इस पूरे ट्री को काट रहा हूँ। अब जो ये नया वाला है ना, जो ऊपर वाला वर्टेक्स है, उसमें मैं इस वाली हाइट को इग्नोर मारूंगा, मतलब इस वाले सब ट्री को इग्नोर मारने वाला। तो इसकी हाइट बेसिकली 0 है, यहाँ पर हाइट 0 है, और ये वाली हाइट 2 है। अब मैं ये वाली लूंगा इसके लिए, तो इसकी जो हाइट है वो 3 है, तो मैं देखूंगा कि वो इक्वल है के नहीं। तो मैं बस बेसिकली यही करता हूँ, नीचे से के लेंथ पर उठाता रहूंगा। अब आप कहोगे कि ऐसा ना हो जाए कि नंबर ऑफ ये जो नोड्स इन द सेट है वो के से बड़े ज्यादा ना हो जाए। द थिंग इज, वो नहीं होने वाले हैं, और वो क्यों, क्योंकि मैं हर बार जो है, अगर मैं हाइट के पे ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट के नोट्स उसके साथ ले ही रहा हूँ, और के नोट्स ले ही रहा हूँ, है ना। हर नोड के साथ मैं के नोट्स तो ले ही रहा हूँ, ये तो पक्का है। लाइक फॉर ईच के जो है, मैं के और नोट ले रहा हूँ, के नोट्स और ले रहा हूँ, एटलीस्ट ले रहा हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर हम नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट करोगे, तो के नोट्स जब मैंने ली हर किसी के साथ एटलीस्ट, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने, एन, तो n/k ही सेट में आएंगे ना, n/k नोट्स ही आ सकते हैं सेट में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने k नोट लिए हैं। n/k क्यों, क्योंकि हर सेट, हर वर्टेक्स के लिए k नोट्स का डिस्टेंस <= k है, तो मैं हर बार वो हटा रहा हूँ, तो मेरे को अगली k नोट्स कंसिडर करनी है हर बार। तो एक्चुअली k क्या है, k इज >√n, है ना। और अगर ये >√n है k, तो n/k क्या होगा, n/k क्या होगा, n/k होगा <= तो दिक्कत ही नहीं है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये जो नंबर ऑफ जो नोड्स इन सबसेट आ रहे हैं वो <= है, तो बहुत सही है, मतलब हमारा सॉल्यूशन काम कर रहा है। बस इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, एक पॉइंट जो मिस हो रहा है, हमें रूट नोड को हमेशा लेना ही लेना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि रूट नोड वो वाली नोड हो ही ना जिसपे के हाइट पूरी हो रही है, तो एंड में हमें रूट नोड तो लेना ही है ना, क्योंकि फिर मान लो कि यहाँ ये वाला नोड मैंने ले लिया था, ये वाला नोड ले लिया था, ये वाला अभी तक नहीं लिया है, ये वाला एक्चुअली यहाँ पर हाइट 1 है, तो यहाँ पर हाइट 2 है, मैं ये वाला भी नहीं ले रहा, मेरे को एक्चुअली k = 3 के लिए लेना था कुछ, मान लो। तो दिक्कत ये है कि मैं फिर ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा, मैं वेट कर रहा था कि ऊपर कोई नोड आएगी, पर ऊपर कोई नोड ही नहीं है। तो दिक्कत ये है, फिर ये वाले वर्टिसेस रह जाएंगे, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं ना, तो उसके लिए मुझे रूट नोड लेना पड़ेगा, तो मैंने रूट नोड भी ले लिया। अब आप बोलोगे रूट नोड लेने से हमारे वो बढ़ जाएंगे, कहते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सबसेट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं एक +1 करता हूँ यहाँ पर, अगर, अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, अगर तो के परफेक्ट रूट है, तो फ्लोर =सील हो जाएगा बेसिकली। और अगर ये परफेक्ट रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्चुअली उसमें तो उस केस में अगर के परफेक्ट रूट है n का, तो एक्चुअली ये क्या होगा, k =√n, तो n/k भी √n के इक्वल हो जाएगा, और ये <= भी लेस देन बन जाएगा एक्चुअली, सॉरी लेस देन नहीं बनेगा, <= है। और अगर बात यह है कि इस केस में अगर आना होगा तो रूट नोड आ जाएगा, अगर एग्जैक्टली √n नोड आने, व्हाट इज k, एक्चुअली k = √n इसका c, तो k = दिस। ऐसा है कि अगर ये परफेक्ट रूट है,
तो क्या होगा कि मेरे पास एग्जैक्टली एन नोड्स है और मैं हर रूट एन हाइट पे ले रहा हूँ। तो बात ये होगा रूट नोड या तो कवर हो जाएगी अगर तो एग्जैक्टली रूट ऑफ एन वर्टिसेस अगर सबसेट में है, साइज ऑफ सबसेट अगर रूट ऑफ एन है तो उसमें जो रूट नोड होगी वो तो होगी, और अगर उससे कम है तो मैं कह नहीं सकता रूट नोड होगी कि नहीं होगी। और अगर कम है तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा ले ही सकता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी ना, सबसेट के अंदर आ ही जाएगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर ये परफेक्ट रूट नहीं है तो बात ये है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी हाँ, तो क्या होगा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एन है, तो एन बाय के है वो लेस देन रूट एन हो जाएगा बेसिकली। और अगर वो लेस देन रूट एन हो गया तो फिर तो वो सील की तो कम ही है, तो मैं +1 कर भी दूंगा, मतलब एक नोड ऐड कर भी दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन ये है, काफी सिंपल सा। मैं एक बार इसका कोड भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसका काफी सिंपल सा कोड है, ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें। मैंने ट्री स्टोर किया और के इक्वल्स टू आई गेस हम BFS से भी कर सकते हैं। हाँ, तो के इक्वल टू दिस लिया, और अगर के इसका परफेक्ट रूट नहीं है तो मैं के प्लस प्लस करूंगा सील निकालने के लिए, एक्चुअली मैं सील निकालने के लिए कर रहा हूँ। तो के इज इक्वल टू सील। अब मैं DFS से जा रहा हूँ, और DFS में क्या कर रहा हूँ मैं, लाइक एक तो नोड ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं बूलियन वेरिएबल जो ये बताएगा कि विजिटेड है कि नहीं है, ये ग्राफ है मेरा। और ये है कि सेट स्टोर कर रहा है, बेसिकली सबसेट स्टोर कर रहा है। और के क्या है, के मेरा सील है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट आर इक्वल टू 0, आर मेरा एक्चुअली हाइट बता रहा है अभी तक की। तो इनिशियली आर 0 है, और मैंने क्या किया, सब जो इसके भी जो भी इसके चिल्ड्रन थे उन सबका मैक्सिमम हाइट ले ली, उन सबकी हाइट्स की मैक्सिमम ले ली। और DFS मेरा हाइट रिटर्न कर रहा है, एंड में मैं प्लस प्लस करूंगा क्योंकि मेरी हाइट 1 से इंक्रीज होगी उससे। तो इफ अब मैंने ये लिया रूट नोड में 1 को मान रहा हूँ, तो अगर तो आई इक्वल टू 1 है मतलब वो रूट नोड है, तो मैं सेट में ले लूंगा, या फिर अगर हाइट इक्वल टू के है तो भी मैं सेट में ले लूंगा। और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, हाइट मॉड्यूलो के। हाइट मॉड्यूलो के का क्या मतलब है, अगर मेरी हाइट के कम है, के से कम है, तो वही प्रिंट हो जाएगी, मतलब वही रिटर्न हो जाएगा जो हाइट थी। अगर वो के इक्वल है तो मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि मैं वो ट्री काट रहा हूँ। सॉरी, हाँ, वो वाला पार्ट काट रहा हूँ ट्री का, मैं हटा दे रहा हूँ। तभी तो वो हाइट, मतलब वो काउंट नहीं होगी ना अगले वाले ऊपर वाले में, ऊपर वाली नोड में काउंट, पेरेंट नोड में काउंट नहीं होगी तभी हाइट, तभी उसमें 0 काउंट होगी, क्योंकि मैं अब फिर हमें कंसीडर ही नहीं करना होता, क्योंकि ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है नीचे। तो सिंपली ये काफी सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ, जो था ए वाला, सॉरी ए नहीं, बी वाला। ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम था, और काफी कंफ्यूजिंग भी था। इसमें दे रखा है, अम, एक मिनट, हाँ, तो इसमें एक अरे दे रखा है, और एफ ऑफ वी क्या है, एफ ऑफ वी है एक्चुअली, एफ ऑफ वी ऑफ एन अरे है, किसी भी अरे का अगर मैं एक्स कॉमा वाई हर पेयर के लिए ये लूं जॉर, एक्स से वाई तक जॉर लूं, हर पेयर एक्स कॉमा वाई के लिए उसका सम एफ ऑफ वी है। जैसे कि मान लो मेरा एक अरे है 1 3 4 5, इसके लिए मुझे एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ क्या होगा, हर पॉसिबल सब अरे का, और तो पहला सब अरे 1 है, 1 प्लस 1,3 वाले सब अरे का और क्या होगा 3, प्लस 1,3 4 वाले सब अरे का क्या होगा 7। तो बेसिकली मुझे यही करना है, मुझे सारे सब अरेज में और लेना है और उसको ऐड करना है, ये मेरा एफ ऑफ बी आ जाएगा बेसिकली, सिंपली। तो मेरा एफ ऑफ बी किसी भी अरे के लिए तो मुझे क्या करना है, हम अब मुझे ये एक और चीज देखेंगे, रेज ऑफ बी ऑफ एल कॉमा आर। एल बी ऑफ एल कॉमा आर क्या है, अगर मैं किसी अरे में से एक सब अरे रिमूव कर दूं, वो है रेज। रेज इक्वल टू रेज ऑफ ए क्या होगा, रेज ऑफ ए कॉमा 2,3 क्या होगा। इसका मतलब ये है कि मैं ए में से सेकंड और थर्ड वाला, सेकंड से लेकर थर्ड तक का सब अरे हटा दे रहा हूँ, तो बचेगा क्या,
इक्वल्स टू 1,5। तो बेसिकली ये है इसका कि कितना अरे बचता है कुछ सब अरे रिमूव करने के बाद, वो है रेज। और अगर आप देखोगे जो मैं रेज ले भी सकता हूँ वो एल इसके लिए ले सकता हूँ, एल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आर लेस देन इक्वल टू एन। तो मतलब हर जो भी मुझे रिमूव करना है एटलीस्ट कुछ तो, मतलब एम्प्टी सब अरे रिमूव नहीं कर सकता। और एफ ऑफ रेज क्या होगा? एफ ऑफ रेज होगा मतलब जो बचा हुआ अरे है, मतलब इसका ही एफ, मतलब इसका ही फंक्शन एफ ऑफ दिस। तो एफ ऑफ रेज, तो मुझे निकालना है कि कितने सब अरेज में, लाइक कितने सब अरे एल टू आर में एफ ऑफ रेज ऑफ ए ऑफ एल कॉमा आर, ए कॉमा एल कॉमा आर इज लेस देन इक्वल टू के। एक हमें के दे रखा है, उसमें हमें ये देखना है कि कितनों कितनों में ये लाइक अगर मैं देखूं कितने रेज ऑफ एल कॉमा आर वेयर एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन इक्वल टू एन। सारे पॉसिबल पेयर्स में एल कॉमा आर के मुझे ये देखना है कि कितने पेयर्स में ये फंक्शन कम है, लाइक फंक्शन के से कम है। एक के मुझे दे रखा है। तो इसमें मैंने क्या किया, अगर आप नॉर्मली किसी अरे का अगर आपको निकालना हो एफ ऑफ किसी भी अरे का, तो एक्चुअली मैंने सोचा मैं बिट वाइज निकालता हूँ, हर बिट का अलग से। अब मान लो मेरा यही अरे है, इसमें मैं हर बिट के लिए कैसे निकालूंगा? मान लो जो मेरी पहली बिट है वो इसमें ऑन है, इसमें ऑफ है, इसमें ऑफ है, इसमें ऑफ है। तो एक्चुअली मुझे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली नंबर ऑफ सब अरेज निकालना चाह रहा हूँ जिसमें ये बिट आए ना। अगर आप देखोगे सॉरी यहाँ पर है, हाँ, तो ये जो फर्स्ट बिट है वो 3 जगह आ रही है। तो मैं ये वाला सब अरे लूँ या ये वाला सब अरे लूँ या ये वाला सब अरे लूँ, कोई भी सब अरे लूँ, सब में 1 आ रहा है एक्सेप्ट दिस वाला। तो 1 मतलब वो ऑन किस सब अरे में नहीं है, मतलब एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कितना सम ऐड करना चाह रहा है वो बिट। तो ये बिट एज 1 6 सब अरेज है, 6 में से 5 में ये पूरा काउंट होगा और एक में काउंट नहीं हो रहा है, मतलब 0। तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। और 1 क्या है, 1 एक्चुअली 1 है ये बिट, फर्स्ट बिट है, लाइक दिस इज बेसिकली 2 पावर्ड बाय 0, दिस इज 2 पावर्ड बाय 0। तो मैं 2 पावर्ड बाय 0 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें, जो जॉन से भी बिट है उसका मतलब 2 पावर्ड बाय दैट बिट, और मल्टीप्लाई बाय कितने सबरेज में आ रही है और कितने सबरेज में नहीं आ रही। और मुझे ये निकालना है कितने सबरेज में आ रही है, वो कैसे निकालूं इजीली। वो निकालने के लिए मैं ये निकालूंगा कितने सबरेज में नहीं आ रही। तो मान लो ऐसा कुछ हो 1,0,0,0 1 1 1 ऐसा कुछ, फिर 0 फिर 0 ऐसा कुछ, फिर 1। तो मुझे ये निकालना है कितने सबरेज में नहीं आ रहा। ऑब्वियसली मैं ये ट्राई करूंगा कि 1 एक बार भी ना आए। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि सिर्फ 0 0 है। तो कितने सबरेज होंगे? अगर यहाँ पर देखोगे 4 इंटू लाइक 4 इंटू 4 प्लस 1 बाय 2, लाइक हाँ, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बेसिकली 10, ये 10 है। और ये 2 अलग से, तो 2 इंटू 3 बाई 2 मतलब 3, 10 और 3 टोटल 13 सबरेज हो गए। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे रेंजेस निकालनी है जीरो की, कहाँ से कहाँ तक जीरो है ये। तो मतलब उतने सबरेज में नहीं होगा, तो जितने सबरेज में नहीं होगा उसमें मैं नहीं ऐड करूंगा, तो जितने में होगा दैट माइनस जितने में नहीं होगा वो मैं ऐड कर दूंगा उतनी बार उस बिट को। पर अब मुझे ये हर सबरे के लिए करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो मैंने ये सोचा था कि मैं हर सबरे में ये करूंगा, जैसे मान लो एल, मैं एक एल फिक्स कर लूंगा और आर आर में ढूंढने का ट्राई करूंगा कि कहाँ तक लेना है मुझे सबरे। अगर आप देखोगे, अगर मैं आर छोटा लेता हूँ, लाइक आर मेरा मैं मान लो मेरा एल इज इक्वल टू आई है, तो मेरा आर की रेंज क्या से कहाँ तक हो सकती है? i+2 से आर इक्वल टू एन तक। अब i+2 क्यों है? क्योंकि ये एम्प्टी नहीं हो सकता है, जो मेरा रिमूव हो रहा है ना सबरे, वो एम्प्टी नहीं हो सकता है, इसलिए। तो रिमूव हो रहा है वो सबरे, वो कहाँ से कहाँ तक है? वो एक्चुअली l+1 से r-1 तक जो रिमूव हो रहा है। तो मैं एक्चुअली बचे हुए सबरे के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, बचे हुए, क्योंकि मुझे बचे हुए सबरे के लिए कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो आर की रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी। अब अगर आप देखोगे किसी पर्टिकुलर एल के लिए, अगर मैं आर में देखूं, आंसर देखूं किस तरह से जा रहे हैं,
अगर आप देखोगे अगर मैं r इंक्रीज करता हूँ तो मेरा आंसर कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो रहे हैं ऑब्वियसली। अगर मैं किसी के r इक्वल टू के लिए देखता हूँ आंसर, और r इक्वल टू के प्लस वन के लिए देखता हूँ, तो एक्चुअली द थिंग इज r इक्वल टू के लिए के प्लस वन वाले तो सारे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सारे सबसेट तो आ ही रहे हैं ना, और इसमें एक एडिशनल और कुछ सबसेट्स आ जाएंगे, सॉरी और कुछ सबअरेज आ जाएंगे जिसका आंसर ऐड करना होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑलवेज ट्रू दैट मतलब एफ ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस वन। तो एक तरह से मोनोटोनिक फंक्शन है, तो इसका मतलब बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। तो मुझे पहला ऐसा आर फाइंड करना है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू के हो, मतलब एफ ऑफ आर बेसिकली मुझे क्या करना है, रेज ऑफ ए ऑफ एल प्लस वन कॉमा आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू के, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू के, ऐसी पहली वैल्यू ढूंढनी है बाइनरी सर्च से। तो एक चीज तो मेरी बहुत सिंप्लीफाई होगी, मुझे बाइनरी सर्च लगानी है, उससे मेरे पास ये आ जाएगा कि आगे आने वाले जितने भी बड़े जो आर बड़े वाले हैं उन पे भी आंसर लेस देन इक्वल टू के ही होने वाला है। तो मेरे पास सीधा रेंज आ गई, तो मैं हर एल के लिए वो ऐड करता रहूंगा। बट ये मैं निकालूंगा कैसे? मुझे अब ये ट्राई करना है कि ओ वन में निकल जाए, ओ फ्लॉग इन में निकल जाए, ऐसे कुछ। तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए मुझे थोड़ी प्री कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं ये करूं कि वन से लेकर एल तक वाले सब अरे में अगर मैं ये निकालूं एफ ऑफ ए ऑफ वन को मैं एल निकाल लूं, एंड मैं प्लस करूंगा बेसिकली एफ ऑफ ए ऑफ आर कॉमा एन, ये निकाल लूं, ये तो बहुत इजी निकल जाएगा, इजीली मतलब प्री कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। अब मैं ये प्री कैलकुलेट कैसे करूंगा वो भी दिखाता हूँ। मुझे लाइक एल फॉर एल इक्वल टू वन से लेकर एन तक के लिए करना पड़ेगा, है ना? तो इनिशियली तो जीरो थी वैल्यू, लाइक अगर मैं स्टोर करूं तो जीरो था, एफ ऑफ जीरो जीरो था अगर मैं जीरो के लिए देखूं। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो अब एक्चुअली दो केसेस पर डिपेंड करता है, ये बिट ऑन थी कि ऑफ थी। अगर तो ये बिट ऑन थी, अगर ये बिट ऑन थी तो ऐसा है कि आंसर चेंज नहीं होने वाला है। एक्चुअली मैं एफ ऑफ ये नहीं कैलकुलेट कर रहा, माय बैड। मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितने सबसेट ऐसे हैं जिनमें, हाँ ये काउंट नहीं होगी, ये बिट काउंट नहीं होगी, कितने सबसेट ऐसे हैं मैं वो निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट जिसमें काउंट नहीं हो रही। इसको मैं फंक्शन जी नाम दे देता हूँ बेसिकली, जी। तो जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ऐसे अभी तक जीरो सबसेट है जिनमें ये बिट काउंट नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर वन डाल देता हूँ तो ये बेसिकली जी ऑफ एल इक्वल टू जी ऑफ एल माइनस वन प्लस वन, सॉरी जी ऑफ एल माइनस वन के इक्वल होगा, प्लस वन नहीं इसके इक्वल होगा, क्योंकि अभी नई बिट तो वन है ना, तो ऐसा कोई सब अरे ऐड ही नहीं हुआ है जिसमें नहीं आ रही। ये वो वाला केस है इफ बिट इज ऑन, एल्स अगर ऑन नहीं है तो कितने सब अरेज ऐड होंगे? बेसिकली उतने सब अरेज ऐड होंगे, मान लो पिछले ऐसा कुछ था और अभी बिट जीरो है, अभी नई बिट जीरो है, तो ऑब्वियसली जितने अभी पीछे जीरो वाली बिट्स हैं उतने सब अरेज ऐड होंगे। लाइक अगर मैं इसको अकेले को लूँ, फिर इसको इसके साथ लूँ, ये दोनों, फिर ये तीनों, सॉरी ये तीनों, फिर ये चारों, फिर ये पांचों, तो पांच ऑप्शन हो गए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आखिरी ऑन बिट कहाँ पर आई थी, जहां पर भी आखिरी ऑन बिट थी वो ऐड करनी पड़ेगी, जी ऑफ एल इक्वल टू जी ऑफ एल माइनस वन प्लस आखिरी ऑन बिट मतलब एल माइनस लास्ट ऑन, तो इससे आ जाएगा। पर वो उसके लिए मेरे को बस ये एक और चीज स्टोर करनी पड़ेगी कि लास्ट ऑन बिट कहाँ पे थी हर एल के लिए। तो इनिशियली यहाँ पर तो जीरो पे थी, मान लेंगे जीरो पे थी ऑन बिट लास्ट, मैं पेयर के फॉर्म में स्टोर कर लूंगा, अब ऐसा करूंगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो, और इसका जो एक्चुअली लास्ट ऑन बिट जो इसके लिए थी वो चेंज होगी, कॉमा जी ऑफ एल डॉट सेकेंड इक्वल्स टू आई, क्योंकि अभी जो ऑन बिट है वो आई पे है। और इसके लिए अगर देखें तो जी ऑफ एल डॉट सेकेंड तो सेम ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जी ऑफ एल डॉट सेकेंड जी ऑफ एल माइनस वन डॉट सेकेंड के इक्वल रहने वाला है। तो मैं प्री कैलकुलेट आगे से कर रहा हूँ,
सेम मुझे प्री कैलकुलेशन पीछे से करनी है। और अगर मैं एल और आर को मिलाना चाहता हूँ, मतलब मान लो मेरे पास दो सब अरेज है और बीच वाले मैं सब अरेज हटा रहा हूँ, ये बीच वाला कुछ हटा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने हटा दिया, और फिर एक और लिया मैंने। तो एक्चुअली हाँ, तो ये है लाइक ऐसा मैंने ये वाला सब हटाया। मैंने मेरे पास इसके लिए आंसर है, मतलब इसके लिए ये है कि कितने सबसेट नहीं है इसमें, इसके लिए भी ये है कितने सबसेट नहीं है इसमें। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में कंबाइंड कितने सबसेट नहीं है। तो वो एक्चुअली क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक ऑन बिट थी, यहाँ पर ऑन बिट थी, यहाँ पर ऑन बिट थी, तो बीच में जितने भी बीच में जो जीरो आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ सबसेट और नहीं होंगे, मतलब वो वाले सबसेट रह जाएंगे बेसिकली। अगर मान लो ऐसा कुछ था, 1 1 1 0 है ना, और ये छोड़ो, बीच वाली बिट छोड़ो, यहाँ पर 0 0 1 ऐसा कुछ था। तो क्या होगा, मैंने इसके लिए तो कैलकुलेट कर लिए कितने सबसेट नहीं थे, इसके लिए भी कैलकुलेट कर लिए, पर इनके कंबाइन के लिए नहीं किया ना। तो यहाँ पर जितनी जीरो बिट्स है लगातार, यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है, तो 2 into 1 नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे बेसिकली। मतलब यहाँ पर मुझे देखना आखिरी ऑन बिट कहाँ थी, आखिरी ऑन बिट कहाँ थी, वो जो डिफरेंस है उन दोनों डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो कंबाइंड वाला आ जाएगा। तो एक्चुअली ये वाला सबर है और ये वाला सबरे काउंट नहीं हुआ था, वो एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कि ये दोनों सबरे भी नहीं होने चाहिए, वो भी मैंने काउंट किए। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबरे फॉर पर्टिकुलर एल को आर के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबरेज आ गए जो कि नहीं काउंट होने चाहिए, जिसमें ये बिट काउंट नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो अब मुझे ये निकालना है कितने सबरे आने चाहिए, मतलब किन किन में काउंट करनी चाहिए। तो मैं टोटल नंबर ऑफ सबरेज निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ सबरेज कितने होंगे, जो ये पूरी लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ प्लस 1/2, तो इतने टोटल नंबर ऑफ सबरेज, और उसमें से माइनस कर दूंगा दूसरे वाले को। तो उससे मेरे को पास आ गया कि ये बिट कितने कितने सबरेज में ऑन है। तो जितने सबरेज में भी ऑन होगी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और हर बिट के लिए करूंगा, तो मेरे पास कैलकुलेट होके ये आ जाएगा कि फॉर ईच बिट मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट, एंड इससे जो मेरा एक्स आया, मतलब एक्स मान लो मैं एक्स में स्टोर कर रहा हूँ सम, तो एक्स शुड इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, तो बाइनरी सर्च में मैं क्या करूंगा, अगर रेंज कुछ रेंज है, तो मैं क्या करूंगा, राइट वर्ड, अगर एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, तो मैं रेंज को क्या करूंगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरे को ज्यादा ज्यादा इंडेक्स चाहिए। एल्स मैं राइट वर्ड शिफ्ट करूंगा। और लाइक अगर मैं बाइनरी सर्च में एल और आर लूँ, एल और आर बाइनरी सर्च में लूँ, तो यहाँ पर आर इक्वल टू एम हो जाएगा मिड, और यहाँ पर एल इक्वल टू मिड प्लस वन, ऐसा कुछ। तो इससे बहुत इजीली आ जाएगा। मैं एक बार आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने एन और के लिया, फिर मैंने पेयर में एक्चुअली प्री कैलकुलेट किया है सर। तो ये वाला स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से जा रहा है और ये वाला पीछे वाले इंडेक्स से जा रहा है। तो हर बिट के लिए स्टोर किया बेसिकली मैंने। तो हर बिट के लिए ऐसे स्टोर किया मैंने, कुछ जो मैंने आपको एल्गोरिथम दिखाया था उससे, ये स्टार्टिंग से कर रहा है, ये पीछे से कर रहा है। तो ये मैंने प्री प्री कैलकुलेट किया, उसके बाद मैं आंसर में स्टोर कर रहा हूँ कि हाँ कितने सबरेज है। तो मैं हर आई, आई एक्चुअली मेरा एल है, एल इन मतलब कि हाँ स्टार्टिंग वाला इंडेक्स क्या है और उस इंडेक्स के लिए कितने सबरेज है। तो आए, और मैं एक्चुअली जो मैं हाँ बाइनरी सर्च से ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जो राइट वाला होगा वो मतलब आर होगा वो कहाँ पे होगा बेसिकली। तो आई प्लस टू से लेकर एन प्लस वन तक जाएगा बाइनरी सर्च में, और मिड पे ये कुछ ऐसा कैलकुलेट करेगा, एन प्लस एम माइन, ये एक्चुअली लेंथ है उस सबरे की, जो बचा हुआ सबरे है उसकी लेंथ है। फिर मैंने एफ इंटू एफ प्लस 1/2 किया, और मैंने हर बिट के लिए ये कैलकुलेट किया। और ये क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बिट्स जो लेफ्ट में है और नंबर ऑफ बिट्स जो राइट में है, जीरो जीरो बिट्स, तो उनको मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस जो मैंने प्री कैलकुलेट किया था बी ऑफ आई ऑफ सी डॉट फर्स्ट, प्री कैलकुलेट मतलब कितने सबरेज उसमें नहीं आ रहे वो प्री कैलकुलेट किया था। और जो पीछे से मतलब जितने सबरेज उसमें नहीं आ रहे थे लाइक दूसरे वाले में, राइट वाली रेंज में, वो मैंने ऐड किया। और मैंने नंबर ऑफ सबरेज जो जिसमें ये बिट ऑफ है वो माइनस की एफ से, जो कि टोटल नंबर ऑफ सबरेज है। तो मेरे पास ये आ जाएगा कितने सबरेज में वो बिट ऑन है। तो मैंने क्यू क्यू एक इंटीजर लिया, क्यू एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें मैंने ऐड किया नंबर ऑफ सबरेज इनटू उस बिट की क्या वैल्यू वैल्यू है 2 पावर्ड बाय जे। तो मैंने क्यू में ऐड किया, और इफ क्यू इज लेस देन इक्वल टू के, तो मैंने लाइक रेंज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दी, और अगर ग्रेटर देन के है तो राइट की तरफ शिफ्ट कर दी।
और मेरे को एक बार ये चेक करना है कि जो लास्ट वाली बिट है, सॉरी जो r इक्वल टू n-1 पे भी चेक करना है। तो मैंने r इक्वल टू n+1 पे भी चेक करना है। तो n+1 पे मैंने चेक किया कि उस पे लेस देन इक्वल टू k है या नहीं। अगर उस पे लेस देन इक्वल टू k नहीं है तो मतलब मैं कुछ भी काउंट नहीं करूंगा, तो मैं l को n+2 के इक्वल कर रहा हूँ। बस ये लास्ट वाला केस चेक करने के लिए, अगर एक भी जगह n के लेस देन इक्वल टू के नहीं है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो बाइनरी सर्च में कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। उस वाले केस के लिए मैंने अलग से देखा, और आंसर प्लस इक्वल टू n+1 माइनस l+1। इंडेक्सिंग का बस मेरा थोड़ा फर्क है, इंडेक्सिंग से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। बस मैंने n+1 तक लिया है, मतलब n तक ही लिया, बट n+1 मेरा डिनोट कर रहा है कि राइट वाले के लिए इनिशियल केस, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी लॉजिक तो यही है। अब मैं मूव ऑन करता हूँ अगले क्वेश्चन पर। तो ये है ये वाला क्वेश्चन, मैथमेटिशियंस एंड फिजिसिस्ट। अगर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था तो मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। हाँ, इसका लॉजिक मुझे नहीं आता है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन इससे सिमिलर क्वेश्चन कोड फोर्सेस पर आ रखा है, काउंट बाइनरी स्ट्रिंग्स के नाम से। और अभी रिसेंटली आया था, 2-3 महीने पहले कोड फोर्सेस राउंड में, पर वो O ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन था उसका, ये O ऑफ n में करना है, तो ये एक तरह से उसका हार्ड वर्जन मान लो। तो सिमिलर क्वेश्चन आ रखा है कोड फोर्सेस पे, देख लेना, काउंट बाइनरी स्ट्रिंग्स नाम से है। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ, जो कि है ये वाला, ग्राफ्स एंड कलर्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। इसमें कुछ ये दे रखा है, एक ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ का क्या मतलब होता है? इस कंप्लीट ग्राफ का ये मतलब होता है हर नोड से कनेक्टेड है, और मुझे उसमें ऐसी कलरिंग करनी है, लाइक के कलर दे रखे हैं, और हर एज पे एक एक कलर डालना है, और ऐसी कलरिंग करनी है जो भी एजेस है उसमें जो डायमीटर जो भी ग्राफ बन रहा है उसका डायमीटर लेस देन इक्वल टू 4। और एक्चुअली जो ग्राफ बन रहा है ना, ऐसा है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए, सारी नोड्स उसमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे अगर वो कनेक्टेड ना हो तो ऐसा है कि इफ देयर डजंट एग्जिस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी अज्यूम्ड टू बी इन्फिनिटी। तो हमें इन्फिनिटी तो चाहिए नहीं ना, डिस्टेंस डायमीटर लेस देन इक्वल टू 4 हो उसके लिए डिस्टेंस लेस देन इन्फिनिटी ऑब्वियसली चाहिए। तो मुझे सबको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तो हर बार मुझे एटलीस्ट n-1 एजेस तो लेने पड़ेंगे, है ना? मतलब अगर मानो कंप्लीट ग्राफ में कितने एजेस होंगे, n नोड्स है, तो n इंटू n-1 एजेस बाय 2 एजेस होंगे, कितने एजेस होंगे? और इसके अलावा अगर देखोगे तो हर कलर के लिए एटलीस्ट n-1 एजेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे सारे नोड्स को कनेक्ट करना है इनके। तो मैक्स टू मैक्स कितने कलर ले सकता हूँ? n/2। n/2 से ज्यादा कलर्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा है तो मैं -1 प्रिंट कर दूंगा, मतलब नो प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा, यस और नो प्रिंट करना है ना, तो नो प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मुझे तो हमेशा ये पॉसिबल चाहिए, तो लेस देन के शुड बी लेस देन इक्वल टू n/2, ये तो ट्रू है। अब मुझे ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करना है ग्राफ्स में, कि कुछ कुछ पैटर्न कंस्ट्रक्ट करना है जिससे ये हो जाए, लाइक लेस देन इक्वल टू 3 डायमीटर हो, और हर बार एक कनेक्टेड कंपोनेंट मिल जाए, हर कलर के लिए कुछ ना कुछ कनेक्टेड कंपोनेंट मिल जाए। अब मैं एक्चुअली क्या करूंगा, n इवन के लिए सॉल्व करना चाहूंगा। n इवन के लिए क्या होगा, n/2 भी कोई इंटीजर होगा, ये पक्का है। जैसे मान लो 8 है, 8 के लिए मान लो k इज इक्वल टू 4। k इक्वल टू 4 के लिए अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो k इक्वल टू 3 के लिए तो हो ही जाएगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने मान लो चारों के लिए कुछ ना कुछ मैंने सेट ऑफ एजेस चूज किए, तो अगर मैं किसी भी दो अगर मैं मान लो मुझे k इक्वल टू 3 के लिए चाहिए, तो मैं थर्ड और फोर्थ वाले को कंबाइन कर दूं अगर, तो भी आंसर मेरा वैसा का वैसे ही रहेगा, डायमीटर तो कम ही होगा ऑब्वियसली, अगर मैं एजेस बढ़ा रहा हूँ और मैं उसमें एजेस ऐड भी कर रहा हूँ तो सारे कनेक्टेड रहने वाले हैं। तो मैं किसी भी दो को कंबाइन कर दूं तब भी मेरा आंसर तो कंसिस्टेंट रहेगा ही। तो अगर मैं k इक्वल टू 4 के लिए कर सकता हूँ, मैं किसी भी छोटे k के लिए कर सकता हूँ। तो अगर मैंने k इक्वल टू n/2 के लिए कर दिया ना, सबके लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे को फिर कंबाइन ही करने हैं। मतलब दो कलर्स के कंबाइन करके एक कलर में डाल दूंगा, बहुत ही सिंपल। तो मुझे यहाँ पर k इक्वल टू 4 के लिए करना है। अगर मैं ट्राई करूँ कुछ पैटर्न बनाने का, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, जो मैं हमने पैटर्न बनाया था वो ये था, वन, सबसे पहले मैं वन ले रहा हूँ, एक एज, ठीक, एक वर्टेक्स। और मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे पैटर्न बनाना है कुछ, मैं लाइक सिमिट्री टाइप देखूं, तो मैंने देखा 1 और 5 का कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि लाइक 1 और 5 आपस में कनेक्टेड होने चाहिए सिमिट्री से, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा था।
तो मैंने 1 और 5 को कनेक्ट किया सबसे पहले, ऐसा कुछ सोचा मैंने, ठीक है। और मैं 1 के साथ और भी मैं चाहूंगा कि 1 के साथ और सारे वर्टिसेस कनेक्ट हो, बाकी 5 के साथ भी कुछ वर्टिसेस कनेक्ट हो, ताकि मेरा डायमीटर 4 को एक्सटेंड ना करे। अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्टिसेस एक एक करके ऐड करता जाता हूँ 1 में और कुछ भी कनेक्ट ना करूँ, तो डायमीटर 3 हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1 में कुछ ऐसे 1 के साथ 2 कर दिया, फिर 1 के साथ 3 कनेक्ट कर दिया, तो मेरा डायमीटर अभी तक 2 है। और 5 के साथ कुछ कनेक्ट कर दिया, 6 कर दिया, चलो 5 के साथ 7 कर दिया, ऐसा कुछ, तो भी मेरा डायमीटर 3 तक है, उससे ज्यादा तो एक्सीड कर नहीं रहा है। तो मैं ये ट्राई कर रहा था 1 और 5 में कुछ इस तरह से मैं, मुझे सारे नोट्स कंसीडर करने हैं, ये तो पक्की बात है। मतलब 2 3 4 6 7 8 इस कनेक्टेड कंपोनेंट में डालने पड़े किसी ना किसी तरह, किसी पैटर्न से, ताकि मेरे एजेस रिपीट ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 में 2 3 और 4 डाल दिया, मतलब अगले 3 डाल दिए, और 5 में 6 7 और 8 डाल दिया, ये किया। अब ये तो एक कलर के लिए हुआ, मुझे बाकी कलर्स के लिए भी तो देखना है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब मैं 2,6 के लिए करूँ सेम चीज, अगर मैं और मैं साइक्लिक शिफ्ट मानना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर मैंने फिर 2 और 6 के लिए किया, 2 और 6 में एक एज, फिर मैं ऐसा करूंगा कि 2 के एजेस उसके अगले 3 के साथ। तो ये तो ऑब्वियस है कि अभी तक मैंने 1 और 5 के एजेस बनाए थे, तो 2 3 और 4 के 1 और 5 के अलावा किसी के साथ एज बने नहीं है। सॉरी, बाकी सब नंबर्स के 1 और 5 के अलावा किसी के साथ एजेस बने नहीं है ना, किसी के साथ भी एजेस नहीं बने। तो ये तो होगा कि मुझे 1 और लाइक 2 का मुझे 1 के साथ तो एज नहीं बनाना है। तो अगर मैं 2 के साथ अगले 3 लूंगा, तो 1 के साथ तो कभी एज बनेगा ही ना, क्योंकि मैं आगे वाले ही देख रहा हूँ, पीछे वाला तो देख नहीं रहा। तो मैं ये ट्राई करूंगा सिर्फ आगे वाले देख, ताकि जो ऑलरेडी मेडअप एज है वो दोबारा ना बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2,6 का एक एज बनाया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं +4 वाले के साथ अगर एज बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यूनिक पेयर जो होने वाले हैं +4 वाले के साथ। अब मैं 2 का 3 के साथ बनाता हूँ, +1 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ बनाता हूँ, फिर 2 का 5 के साथ बनाता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 का किसके साथ बनाता हूँ, 6 का 7 के साथ बनाता हूँ, 6 का 8 के साथ बनाता हूँ, और 6 का 1 के साथ बनाता हूँ। सिंपल, इसमें भी कोई रिपीटिशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी, मतलब ये एक तरह का मेरा पैटर्न बन गया। अगर आप देखोगे तो n/2 टाइम में ये कर सकते हो, 1,5 2,6 3,7 4,8। तो ऐसे n/2 कलर्स के लिए हो गया, एक्चुअली सॉल्यूशन आ गया मेरा बहुत सिंपली। अब मैं 3 के लिए भी सेम करूंगा, 4 के लिए भी सेम करूंगा, कोई रिपीटिशन होने नहीं वाला है, नो मैटर व्हाट। अगर आप देखो, क्योंकि मैं हमेशा आगे, अगर आप देखो मैं एज किसके साथ बना रहा हूँ, अगले 4 किसी भी एलिमेंट का, अपने से अगले 4 एलिमेंट्स के साथ बना रहा हूँ। लाइक अगर मैं आई लूँ, तो आई का एज किसके साथ होगा, i+1, किसी भी एक कलरिंग में, i+2, i+3 और i+4। तो ये चीज तो रिपीट होने ही नहीं वाली है ना, क्योंकि ये n/2 तक है, बेसिकली n/2 तक जाएगा, क्योंकि n/2 मतलब हाफ से कम ही है, n/2 इज लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ n। तो ये रिपीटिशन होने नहीं वाला है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि i+n/2 का i के साथ दोबारा एज बन रहा है, क्योंकि मैं आगे वालों के साथ ही एज बना रहा हूँ, वो भी n/2 तक। तो रिपीटिशन नहीं होने वाला है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है। मैं दो वर्टेक्स ले रहा हूँ, i, i+n/2, ठीक है, ये दो वर्टेक्स लिए, फिर i का i+1 के साथ एज बनाया, फिर i+2 के साथ, फिर i+3 के साथ, फिर i+n/2 का एज बनाए, i+n/2 का एज बनाए, i+n/2 का एज, i+n/2+1 के साथ, i+n/2+2 के साथ, i+n/2+3 के साथ। तो बहुत ही सिंपल से मेरे एज बनते जा रहे हैं ऐसे। और ऑड के लिए मैंने अभी तो इवन के लिए देखा ना, ऑड के लिए क्या होगा, अगर n ऑड होता है, यहाँ पर 9 होता, तो मैं क्या करता, अगर आप देखोगे मैक्स टू मैक्स कितने बन सकते कर रहे हैं, n/2। तो अगर n ऑड है तो ये तो 4.5 है, 4.5 तो कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली मेरे को फ्लोर लेना पड़ेगा। तो मैक्स टू मैक्स 4 कलरिंग हो सकती है। तो जैसे मैंने 8 वाले में तो 4 कलरिंग बनाई ली, अगर मेरे को 9 का कुछ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली 9 का सबके साथ एज बना सकता हूँ एक एक करके, है ना। मतलब 9 का यहाँ पर 1, 9 को यहाँ पर 1 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, 9 को हाँ, लेकिन यहाँ पर 9 को 1 और 4 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, फिर 9 को 2 और 6 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, सॉरी 1 और 5 के साथ। तो मैं एक्चुअली इसमें बस क्या करूंगा, अगर ऑड है तो जो जो भी लास्ट नंबर है n, 1,9 और 4,9, मतलब जो दो वर्टेक्स 5,9, जो दो वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किया उनके साथ मैं 9 का एज बना दूंगा,
इसमें भी एज रिपीट नहीं होने वाला क्योंकि हर बार यूनिक वर्टिसेस का ही बन रहा है 1,5 2,6 3,7 4,8। तो हर केस में 9 भी आ गया कनेक्टेड कंपोनेंट में और सारे एजेस भी कवर हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आंसर इसमें भी सेम ही रहेगा, इसमें बस 9 ऐड करना है। तो अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाऊं, बहुत ही सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है उसमें भी। तो ये है मेरा कोड, n कॉमा के लिया, इफ k इज ग्रेटर देन n by 2 नो, अदरवाइज यस, z इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 2। मतलब ये देख रहा है कि n ऑड है या नहीं, और मैंने n को n मॉड्यूलो 2 से माइनस किया, क्योंकि अगर n ऑड है तो मैं इवन वाले के लिए आंसर निकाल रहा हूँ, मतलब 9 है तो 8 के लिए आंसर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर बनाया, z हमेशा वही रहेगा कि ऑड है कि नहीं, तो उस हिसाब से मैंने वेक्टर बना लिया। तो साइज हमेशा n प्लस z ही रहेगा, ये ऑब्वियस है। और इनिशियली -1 है वैल्यू सबकी, सारे कलर्स -1 है इनिशियली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं i से शुरू कर रहा हूँ, और जैसे मैंने बताया i+1 से n/2 तक, i+n/2 तक एजेस बनाना है मुझे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, i = 0 से k मेरा क्या है, हाँ k है नंबर ऑफ कलर्स, तो मुझे ऑब्वियसली नंबर ऑफ कलर्स तक ही जाना है। तो i 0 से लेकर k तक किया, ठीक है। और यहाँ पर j = i+1 से लेकर i+n/2 तक किया। तो मैंने एज किस में बनाया, a मतलब i का j से बनाया, i+1 से i+n/2 तक, ये इतने एजेस बनाना है, ये जो डिसाइड हुआ था हमारा। और j एक्चुअली n एक्सीड कर सकते हैं, इसलिए मैंने मॉड्यूलो n ले लिया। मॉड्यूलो n से एक्चुअली साइकिल बन जाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी। और i+1 क्यों किया, ये कलर है, ये एक्चुअली कलर्स भी मान सकते हैं इनको, इंडेक्स है ना। ये i+1 1 से लेकर k, मतलब k कलर्स है यहाँ पर, तो हर कलर को मैं बांट रहा हूँ, हर कलर के लिए एक कनेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एजेस बनाए। तो अगर i और j के बीच में एज है, तो j और i के बीच में एज एक ही बात है। फिर i+n/2 के लिए बना रहा हूँ, i+n/2 का भी j+n/2। j+n/2 क्यों, क्योंकि मुझे जो मेरा i+n/2 था, उसका i+n/2 + 1 i+n/2 + 2 ऐसा कुछ करना था। तो अगर मैं यहाँ पर j रिप्लेस कर दूं, तो बेसिकली वही चीज बन जाती है। तो उनमें एजेस बनाया, फिर एंड में मैंने एक और एज बनाया i और i+n/2 के बीच में, जो कि जरूरी था, जो डिसाइड हुआ था हमारा। तो ऐसे एज बनाया, और कलर के हिसाब से कलर भी होता गया ऐसा। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक और चीज जो मुझे कंसीडर करनी थी, कि अगर n ऑड है तो क्या करना है। तो इफ z मतलब n ऑड है, तो मैंने i(n) मतलब बेसिकली दो एजेस बना लिए ऐसे, i और n के बीच में, और i+n/2 और n के बीच में, ये दो एजेस बना लिए। तो इससे मेरा वो भी कवर हो गया, जो अगर n ऑड है तो उसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया उसमें, और i+1 कलर में। तो बस अब मैं कलर वाइज प्रिंट करता जाऊंगा, जो मेंशन था, जैसे मेंशन था। तो मैंने सारे जो भी एजेस थे उनका कलर प्रिंट करता गया। और अगर ये -1 है, -1 का मतलब ये वो कलर नहीं हुआ है, तो उसको जो मर्जी कलर दो, फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मेरे के कलर्स कवर हो चुके हैं। तो उसको कुछ कलर ही नहीं किया, तो मैं 1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड ही रहने वाला है। और डायमीटर <3 4 ही रहने वाला है। वैसे तो इसको <3 रह रहा है डायमीटर, 4 तो कंफ्यूजन में ले दे रखा है। तो इससे हो जाता है काफी इजीली ये क्वेश्चन। तो आई गेस आई एम डन विद एवरी क्वेश्चन एक्सेप्ट 1। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऐसे ही हर कॉन्टेस्ट पर डिस्कशन करते हैं। तो आपको अगर मीट में आना है डिस्कशन की, तो आप आ सकते हो। तो थैंक यू।